यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवी आयरन मैन 2 को। मूवी की शुरुआत मैस्को शहर से होती है, जहां पे हम लोग एक आदमी इवान वेंको और उसके पिता एंटन वेंको को देख पाते हैं, जो दोनों साथ में रहते हैं। एंटन वेंको टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर एक आर्क रिएक्टर को बनाया था, लेकिन एंटन वेंको आर्क रिएक्टर को गलत लोगों से बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क ऐसा करने से उन्हें मना करते हैं, इसीलिए उन्होंने जासूसी के इल्जाम में उन्हें देश से निकलवा दिया और आर्क रिएक्टर का क्रेडिट खुद ले लिया, जिस वजह से एंटन अपने आप को शराब में डुबा लिया। वह हर वक्त शराब पीता और उनकी तबीयत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब जिस सीन पे इसका पहला पार्ट यानी कि आयरन मैन खत्म हुआ था, ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। टोनी स्टार्क मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं कि मैं ही आयरन मैन हूँ, और ये न्यूज एंटन अपने बेटे के साथ देख रहा होता है। और अब इस बात को जानकर एंटन को काफी दुख लगता है कि जो आर्क रिएक्टर मैंने हावर्ड के साथ मिलकर बनाया था, उसका पूरा क्रेडिट आज स्टार्क कंपनी के पास है, और वो खुद यहाँ पे लाचारों की जिंदगी जी रहे हैं, जिस सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत उसी वक्त हो जाती है। अब उनका बेटा इवान एक मिनिएचर आर्क को बनाता है, जिसका नाम वो बिप्लेक्स रखता है, और ये आर्क रिएक्टर की तरह ही एक सूट को पावर दे सकता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 6 महीने निकल जाते हैं। टोनी स्टार्क अपने नए सूट मार्क 4 से काफी ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई और वह आयरन मैन के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन अब भी गवर्नमेंट आयरन मैन की सूट को एक हथियार मानती है और टोनी स्टार्क को आयरन मैन सूट आर्मी को सौंपने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार्क अपनी टेक्नोलॉजी को किसी के साथ नहीं बेचना चाहता। अब यहाँ पे टोनी के सामने एक समस्या आती है। वह आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए जिस प्लेटियम धातु का यूज करता है, उससे टोनी के अंदर ब्लड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है, और ये जहर टोनी स्टार्क के शरीर में धीरे धीरे फैलने लगती है। टोनी स्टार्क की हालत उस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जब वो अपने ऊपर आयरन मैन सूट को पहनता है, क्योंकि उसका सूट आर्क रिएक्टर से काफी ज्यादा पावर यूज करता है। और ये बात टोनी किसी को नहीं बताता कि मेरे शरीर के अंदर अब जहर फैल रहा है आर्क रिएक्टर की वजह से। अब टोनी जानता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, तो वह अजीब अजीब से हरकत करना शुरू कर देता है। जैसे वो पेपर पोट्स को, जो कि उसकी असिस्टेंस है, उसे स्टार कंपनी का मालिक बना देता है। टोनी स्टार एक कार रेस में हिस्सा लेता है और यहीं पे इवान अपने सूट के साथ आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इवान अपने सूट को आर्क रिएक्टर से नहीं चलाता, बल्कि वह दूसरी चीज का यूज करता है, जिसका नाम वह बिप्लेस रखा है। और टोनी अपना सूट पहन लेता है, और इवान, जिसके पिता टोनी स्टार्क के पिता के साथ मिलकर काम करते थे और आर्क रिएक्टर को बनाया था, इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होती है। और लास्ट में टोनी इवान को हरा देता है और इवान को अरेस्ट करवा देता है। और जब टोनी को इवान के बारे में मालूम पड़ती है कि वो कौन है, तो टोनी उससे मिलने जेल में जाता है। और टोनी ने इवान को हराया है, तो उसे मालूम है कि इवान के सूट में क्या क्या कमी है, और टोनी इवान को उसके सूट में कमी के बारे में बताता है। और साथ ही साथ टोनी इवान को यह भी बताता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। टोनी के यहाँ से जाने के बाद टोनी स्टार्क के बिजनेस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, जिसका नाम जस्टिन हैमर है, वहाँ जेल में मिलने इवान से आता है। भी वैसा ही सूट बनाना चाहता है जैसा सूट टोनी स्टार्क के पास है। अच्छी तरह जानता है कि इवान वैसा सूट बना सकता है, क्योंकि इवान वैसा सूट पहले बना चुका है। इसीलिए जस्टिन हैमर इवान को जेल से छुड़वा देता है और दुनिया के सामने यह साबित कर देता है कि इवान मर चुका है, ताकि उस तक कोई पहुँचने की कोशिश ना करे। अब जस्टिन हैमर चाहता है इवान तू मेरे लिए वैसा सूट बनाओ जैसे आयरन मैन के पास है, ताकि मैं इन सूटों को गवर्नमेंट से बेच सकूं। इधर हम लोग टोनी स्टार्क को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे है। वह अपने जन्मदिन पे आयरन मैन सूट को पहनकर बहुत ही ज्यादा मस्ती करता है और साथ ही हंगामा भी करता है। और जब उसका दोस्त कर्नल जेम्स ये सब देखता है, तो वहाँ टोनी स्टार्क पुराना वाला सूट पहनकर वहाँ आ जाता है। वहाँ टोनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त टोनी अपने होश में नहीं होता, जिसके बाद दोनों के बीच एक दमदार फाइट होती है। और वहाँ से कर्नल जेम्स टोनी के सूट को लेकर निकल जाता है और वहाँ आर्मी वालों के पास पहुँचता है। दरअसल टोनी स्टार्क का सूट कोई भी नहीं पहन सकता, लेकिन वह अपने दोस्त के लिए उस सूट को अनलॉक को कर दिया था, क्योंकि अब टोनी के शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। तो वह चाहता है कि मेरे दोस्त इस सूट को यूज करे इंसानियत की रक्षा के लिए। अब टोनी स्टार्क का सूट गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए वे सब उस सूट को अपग्रेड कर देते हैं और उस सूट का नाम रखते हैं वार मशीन आर्मर। वहीं हम लोग निक फ्यूरी को देखते हैं, जो शील्ड का डायरेक्टर है। वह टोनी से मिलने आता है और वह अपने असिस्टेंट नताशा के बारे में बताता है और कहता है ये केवल
असिस्टेंट नहीं, एक जासूस भी है। और निक फ्यूरी ने ही नताशा को टॉनी पे नजर रखने के लिए भेजा था। वहाँ टॉनी से कहता है तुम्हारे शरीर के अंदर लेडियम से जो जहर फैल रहा है, मैं उसे तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और निक फ्यूरी उसे यहाँ भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे। निक फ्यूरी टॉनिक स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क का एक सूटकेस टॉनिक स्टार्क को देता है और कहता है तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका हल इस सूटकेस में मिल जाएगा। टॉनिक स्टार्क को सूटकेस में एक वीडियो मिलता है और जब वह उस वीडियो को देखता है तब उसमें उसके पिता बता रहे होते हैं कि मैं खुद आर्क रिएक्टर में प्लेडियम धातु के जगह खुद दूसरा धातु यूज करना चाहता था। यहाँ तक कि मैं उसका डिजाइन भी बना लिया था, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से मैं नहीं बना पाया। लेकिन मैं एक दिन जरूर जानता था टॉनी तुम इसे जरूर बना पाओगे। और उस रिकॉर्डिंग में उसके पिता यहाँ भी बताए होते हैं वो डिजाइन कहाँ पे है। टॉनिक स्टार को डिजाइन मिल जाता है और वो समझ जाता है कि मेरे पिता क्या बनाना चाहते थे और टॉनी उस एलिमेंट को बना लेता है। यानी कि अब टॉनी को आर्क रिएक्टर में प्लेडियम धातु का यूज नहीं करना पड़ेगा और ना ही अब उसके शरीर में कोई जहर फैलेगा। और साथ ही साथ वह अपने लिए एक नई आयरन मैन सूट भी बनाता है। दूसरी तरफ हम लोग इवान को देखते हैं जो कि दुनिया के नजर में अब मर चुका है। वहाँ टॉनिक स्टार की बताई गई कमियों से वहाँ अपने आर्क रिएक्टर को पूरी तरह से इम्प्रूव कर लेता है। इसके बाद इवान टॉनिक स्टार के पास कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मैंने बहुत बड़ी रोबोटिक आर्मी बनाई जो ठीक उसी तरह से दिखती है जिस तरह से आयरन मैन। इवान टॉनी को कहता है अगर तुझ में हिम्मत है तो तुम मेरे आर्मी से सामना कर दिखाओ। दरअसल इवान अपने पिता का मौत का बदला टॉनिक स्टार्क से लेना चाहता है। अब टॉनिक स्टार्क यहाँ समझ चुका होता है कि इवान जस्टिन हैमर जो कि हथियारों का बहुत बड़ा डीलर है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ हथियारों का डीलर जस्टिन हैमर को देख पाते हैं जो सभी लोगों के सामने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी तरह के अलग अलग रोबोटिक सेना को पेश करता है जो कि इवान ने बनाया है। वह सभी को बताता है कि आने वाले समय में डिफरेंस का पूरा चेहरा बदल जाएगा। यहाँ पर कर्नल जेम्स भी होता है जिसने आयरन मैन के सूट को पहना होता है और उसे इवान ने काफी ज्यादा चेंजेस कर दिया होता है जिसका नया नाम वार मशीन है। अब यहाँ पे आयरन मैन पहुँचता है और वो जेम्स को कहता है कि अभी इवान जिंदा है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सब की जान अभी खतरे में है। अब इससे पहले ये लोग कुछ कर पाते यहाँ पे जितने भी रोबोटिक मशीन होती है उन सबको वहाँ हैक कर लेता है। साथ ही साथ वहाँ कर्नल जेम्स के भी सूट को हैक कर लेता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी रोबोटिक सूट है और कर्नल जेम्स का सूट वो सब इवान के कंट्रोल में है और वह जो चाहे उन सूट से वहाँ करवा सकता है। आयरन मैन यहाँ से एक खाली जगह पे जाता है ताकि लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे और टॉनिक स्टार्क जानता है कि इवान अपने आर्मी को मेरे पीछे जरूर भेजेगा। जिसके बाद आयरन मैन और इवान की सेना यानी कि रोबोटिक मशीन के बीच एक दमदार फाइट होती है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ आयरन मैन की असिस्टेंट नताशा को देख पाते हैं जो कि ब्लैक विडो है। वहाँ उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ से इवान उन सब रोबोटिक मशीनों को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ पर जब नताशा जाती है तो इवान मौजूद नहीं होता, लेकिन वह किसी भी तरह कर उस सूट को जिसका नाम वार मशीन है उसे अनलॉक कर देती है जिसे कर्नल पहना होता है। अब कर्नल जेम्स का सूट उसके कंट्रोल में होता है। अब टॉनिक स्टार्क और कर्नल मिलकर उन रोबोटिक मशीनों से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। टॉनिक स्टार्क के नए सूट में नए नए हथियार होते हैं। वह उसकी मदद से उन सब रोबोटिक मशीनों को वहीं पे खत्म कर देते हैं। और तभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक रोबोटिक मशीन आती है जिसके अंदर खुद इवान मौजूद होता है और उसका सूट टॉनिक स्टार्क के सूट और कर्नल के सूट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से इवान इन दोनों पे काफी भारी पड़ता है, इन्हें काफी मार कुटाई करता है। लेकिन इससे पहले इवान इन दोनों को खत्म करे उससे पहले टॉनिक स्टार्क कर्नल को कहता है तुम अपने सूट से रेजर लाइट छोड़ो और टॉनिक स्टार्क अपने सूट से रेजर लाइट छोड़ता है जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे इवान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वह अभी भी टॉनिक स्टार्क को मारना चाहता है, इसीलिए वह वहाँ पे जितने भी सूट होते हैं उन सबको एक साथ ब्लास्ट कर देता है जिससे इवान की जान तो चली जाती है, लेकिन वहाँ से कर्नल और टॉनिक स्टार्क दोनों बच निकलते हैं। अब टॉनिक स्टार्क निक फ्यूरी से मिलने जाता है और निक फ्यूरी टॉनिक स्टार्क को कहता है तुम अवेंजर का हिस्सा तो हो लेकिन तुम वहाँ पे सिर्फ एक सलाहकार के तरह काम करोगे, क्योंकि वह टॉनिक स्टार्क को फिजिकली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि टॉनी काफी ज्यादा लापरवाह है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मैक्सिको का बीहेड दिखाया जाता है जहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा होता है और ये हथौड़ा किसी और का नहीं थॉर का होता है और किसी को मालूम नहीं होता कि ये हथौड़ा यहाँ पे कैसे आया। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।